बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने जान के किया कि मैंने कहा मुझसे नहीं उठा जा रहा, कसम से। आज कभी होता है ना आपका मूड बहुत बुरा, सुबह मैं उठा हूँ मेरा मूड इतना खराब था। जो है ना वो उन सारी चीज़ों का बदला ले रहा है जो देर से मैं उसके साथ हुई है ना, मेरी तबीयत की नासाजी की वजह से हुमायूं को काफ़ी दफ़ा जो है वो बैठ के शो का आगाज़ करना पड़ा क्योंकि मैं खड़ी नहीं हो सकती थी। आपके साथ भी कोई ऐसा मसला चल रहा है यार? मैं आज मेरा अच्छा मैं तो बताऊँ, अगर आपका ब्लड प्रेशर लो है ना, अगर आपका ब्लड प्रेशर लो, आप पाकिस्तान का कोई भी शहर चुने और गाड़ी निकाल लें, आपका ब्लड प्रेशर इतना हाई हो जाएगा। पता है लोग किस तरह गाड़ी चलाते हैं? मैं आपको 3-4 लोग नमूने देता हूँ। एक अंकल, मैंने कहा अंकल इधर मेरे जाना है, मैंने पहुंचना है, वो अच्छा वो हो गए। दूसरा अब इस लेन में अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करते हो गाड़ी चलाते हुए समटाइम्स, बहुत ज्यादा आपकी किस तरह, मतलब दिल में या देखो डिपेंड करता है। आउट लाउड भी, बट ऑब्वियसली क्योंकि गाड़ी के शीशे बंद होते हैं तो वो नहीं सुन सकते, बट दूर से अगर हो ना, अगर गाड़ी चली जाए तो मैं तो पीछे नहीं आ सकता, तब कोई इशारा कर देता हूं। अच्छा ठीक है, मुझे आप लोगों के साथ हलीमा जुल्फिकार और मेरे साथ मौजूद है हुमायूं ज़ेब अब्बासी। इशारा वैसे करने की कोई जरूरत खास मेरा तो नाम भी अब ये ले लेती है, मुझे नाम भी लेने का मौका नहीं मिलता। मेरे साथ है हुमायूं ज़ेब अब्बासी। आगे आगे देखो होता है क्या। अच्छा जी, क्यों बात जी आप ही का सोलो कट कह दूं जो करना है। अच्छा होता ये है कि जब हम लोग गाड़ी चला रहे होते हैं तो ज्यादातर जो लोग होते हैं उनका ख्याल ये होता है कि लड़कियां खवातीन सही गाड़ी नहीं चलाती, जिसकी वजह से ट्रैफिक जैम हो जाती है। हालांकि होता ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग जो अटेंशन के साथ गाड़ी नहीं चला रहे होते, बहुत सारे लोग जो है वो मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे होते हैं या फिर किसी और के साथ गुफ्तगू में इतने ज्यादा महव होते हैं कि उनको नहीं पता लग रहा होता कि सड़क पे क्या हो रहा है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से ट्रैफिक का निज़ाम जो है वो ख़राब हो जाता है। अक्सर आप किसी गाड़ी जो बहुत ज़्यादा स्लो हो, आप उसको जब ओवरटेक करते हैं तो आप देखते हैं कि वो बंदा फ़ोन पे लगा हुआ होता है। अब मुझे पता लग गया है, मैं कह रही हूँ बंदा लोग फोन का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। अच्छा, पर किसी दूसरे से जल्दी जाना होता है यार, कोई ऑफिस से लेट हो रहा होता है, कुछ भी होता है, आप खुदा के लिए पीछे ना खड़े हो जाया करें, कसम आगे ना खड़े हो जाया करें। और यकीन माने थर्ड लेन में होते उन्हें याद आता है ओह मैंने तो मुड़ना था, और इशारा खुल जाता है और वो मुड़ता है, तब तक इशारा सारा बंद हो जाता है। ये भी एक चीज होती है कि इंडिकेटर लगाना भी जो है ना लोग पसंद नहीं करते कि जी हमने यहाँ मुड़ना है। नहीं वो तो ज़माना ही नहीं, तो आपने और अगर इंडिकेटर लगा दिया ना तो आप पे फर्ज आपने मुड़ना है, आपने पीछे नहीं देखना। पर फिर आप पे लागू है कि आप मुड़ जाए पीछे, चाहे कोई भी आ रहा हो। अपना फर्ज पूरा कर दिया इंडिकेटर लगा के, अब आपकी मर्जी है आप लगाए ना लगाए। अच्छा हुमायूं, कल का जुकाम है थोड़ा हाँ, तुम्हारी आवाज आज प्यारी हुई है, वरना मेरी आवाज तो इतनी अच्छी नहीं होती। नहीं, मैंने कल वाला शो देखा, मेरी आवाज अच्छी लग रही थी। एनीवेज आपने देखा कल वाला शो? कब ये अपने अंदर जो खुद एतमादी है, ये जो खुद इतना प्यार अपने से, ये हुमायूं जो तुम्हारे अंदर आ गया है, जो हुमायूं स्टार्टिंग ये कब खत्म होगा तुम्हारा? ये कभी भी खत्म नहीं होगा। दिस इज न्यू हलीमा। आपने कल देखा नहीं है, उन्होंने कहा है शबाना जी ने कि मेरे अंदर बस नई चीजें आ गई। तो हर जगह ऐसे न्यू हलीमा हो करो ना, हर जगह। अच्छा यहाँ पे एक मजेदार सा मैंने सवाल पूछा था, नहीं मैंने जवाब ही नहीं देना। क्या सवाल पूछा था? कि कल वाला शो देखा था हुमायूं, मेरे साथ पंगा ना करना वरना बहुत मसला हो जाएगा तुम्हारे साथ। इसी तरह आग इस तरफ भी है। ठीक है, देखा था कल वाला शो? नहीं मैं क्यों पागल हूं, शो बहुत अच्छा लगा मुझे कल वाला शो देख के। और मैं और ज़ैनब सुबह मेकअप रूम में यही डिस्कस कर रहे थे कि बहुत अरसे बाद हमने कोई ऐसा शो देखा। मैं तो हमेशा अच्छा कंटेंट देता हूं, मैंने तो हमेशा अच्छा शो दिया। बड़ा हंसे। एनीवेज इसको इग्नोर करते हुए ज़ैनब अस्सलाम वालेकुम। तो कल का शो वाकई बहुत अच्छा था, और बहुत अरसे बाद जो है मैं शो देख के बहुत हंसी। जैसे मैं पहले 3 महीने पहले कह के लगा के हंसती थी और मेरे घर वाले कहते थे क्या है वहीं से होके आएगी ना, फिर मुड़ के वही बातें दोबारा क्यों देख। तो मैंने कहा ये जो वो चीजें हैं। अच्छा हुआ कल इस तरह से कि मैंने जैसे ही शो खत्म हुआ और हम लोग जा रहे थे तो मैंने मंसूर को कॉल किया और मैंने कहा आपने शो देखा? तो उन्होंने कहा नहीं मैंने नहीं देखा ना, मैं ऑफिस जल्दी चला गया था तो मैंने शो नहीं देखा, लेकिन मैं वापस आके जरूर देखूंगा। तो आप जब वापस वो आए रात को, हम दोनों जो है वो घर गए, क्योंकि कल मेरी बहन भी उम्रा करके, मैंने आप लोगों को बताया था, वो आ रही थी, तो हम पहले माम बाबा के घर गए उनको रिसीव वगैरह करने के लिए। खैर फिर
जब रात को हम लोग मिले और मंसूर जो है वो टूटियाँ लगा के, क्योंकि खदीजा सो रही थी तो मंसूर जो है वो टूटियाँ लगा के हेडफोन लगा के सुन रहे थे शो, तो मैंने कहा नहीं हटाए मैंने भी सुनना है। और फिर हर जो हमारा इनसाइड जोक था, अच्छा, जो शायद लोगों को नहीं समझ आ रहा था और हम उस पर बहुत हंस रहे थे, फिर मैंने उनको वो बताया कि ये इस वजह से है, ये इस वजह से है। तो वो उन्होंने वो नेगेटिविटी वाले जो चीज़ थी ना, वो मुझे नजर आ रहा है नेगेटिविटी वाली जो चीज़ थी उसका भी हमने बड़ा एंजॉय किया उसको। और फिर हमने सोचा कि आज इसके बाद हमें एक और ये चीज़ नहीं मिल रही है जिसपे हम मजाक। हाँ कैंप 2 की बात। अच्छा ज़ैनब, आज मैं सोचा था, मैंने बहुत कुछ सोचा क्या मौजूद होना चाहिए जो लोग इंटरेस्ट ले। मुझे रिलेट किया, मुझे क्योंकि जो चीज़ करंट चल रही होती है उससे होती है, जैसे आपके घर में कोई खुशी आती है, जैसे अभी रिसेंटली हलीमा के घर खदीजा पैदा हुई है। सो हमारे इट्स खदीजा, ठीक है, टी नहीं है, इट्स डी। मुझे बहुत बुरा लगता है जो लोग खदीजा नहीं है, खदीजा है। ठीक है, तो खदीजा आई है, ठीक है। अगर चलो खदीजा को छोड़े, आप किसी और की एग्जांपल ले लेते हैं। छोड़े क्यों? आपने बदतमीजी की है मेरे साथ, आप इतनी बदतमीजी। मैं आपको रगड़ दूंगी। तो अगर कोई बच्चा होता है, कोई भी खुशी आती है, जैसे कि अब किसी की शादी तय हो जाती है तो दिन बांधते हैं। अच्छा जल्दी करो, हम लोग कभी चीनी ले, आप दिल कर रहे बोलने का, आपका अभी भी दिल कर रहा है। टाइम थोड़ा रह गया ना तब। आप कभी चीनी लेकर आते हो, आप लेके जाते हो चीनी आप लोग? हाँ, 5 किलो चीनी लेके चले गए। अगर बच्चे आगे, बच्चे के हाथ में पैसे दे दिए। सो व्हाट रस्म्स डू यू गाइस हैव? हम तो चीनी हमारा बड़ा रेगुलर अभी तक है। अभी है चीनी? अभी नहीं, हम लोग आप मिठाई लेके जाते हो? हाँ, मिठाई या केक या इस तरह की चीज, मतलब कोई भी मीठा, या फिर जो है वो पैसे देना तो पैसे देके जाते हैं। ये चीनी वाली रस्म नहीं है। अच्छा, पहले फ्रूट होता था। लोग चीनी और चावल भी देते हैं, चीनी और चावल भी देते हैं। अच्छा, लेकिन हुमायूं, आप तो चीनी लेके नहीं आए खदीजा की दफा, आप तो पैसे दिए थे। यार मैंने पैसे दिए थे ना, मैंने कहा था पैसे ज्यादा ठीक नहीं, वो दिन बांधते हैं जब, मैं ये बता रहा हूँ, किसी के दिन रखे हो ना तो आप ढोलकी पे आए, के जैसे दिन बांधते, तो आप चीनी लेकर जाते हैं ना सब भाई, ऐसा ही होता है कि चीनी लेकर जाते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ ये भी रस्म है कि हम घडोली भर के घडोली नहीं, गागर होती है, जब किसी की शादी के दिन बहुत करीब होते हैं तो हम उसमें चीजें डालकर उसके लिए लेकर जाते हैं। नहीं, आपके यहाँ है सिर्फ पे, हमारे यहाँ है, हम गागर भर के लेके जाते हैं। पहले होती हो लेकिन आप नहीं, हम तो स्टिल डू इट। नहीं, हमारे बस एक ही है रस्म जो मियाँवाली में बहुत ज्यादा मशहूर है, लाला जाग के नाम से। वो बड़ा डिफरेंट होता है वो। हाँ, वो बस लाला जाग है और वो मुझे बहुत अच्छी लगती है रस्म में। और मेरी बार नहीं हुई थी, कुछ थे प्रॉब्लम्स उसकी वजह से नहीं हुई थी, क्योंकि आउट ऑफ फैमिली है मेरी शादी, तो वो बस फिर नहीं हो पाई। लेकिन हमने अपने भाई की थी तो बड़ा मज़ा आया था। और उसमें सबसे अच्छा ये होता है कि वो जो मतलब लड़के जितने भी होते हैं ना, वो छुप जाते हैं दूल्हा समेत। हाँ। तो वो जो पकड़ा जाता है, ढूंढते हैं, लाइट्स ऑफ हो जाती हैं घर की, तो उसके ऊपर पानी फेंक देते हैं, चाहे वो गर्मी हो चाहे सर्दी। वो निशानी होती है, शादी सर्दियों में उसका क्या बनेगा? वो निशानी होती है कि अच्छा ये लड़का पकड़ा गया है। और बस अच्छा, हमारे यहाँ गोडे वाली होती है, मुझे बड़ी पसंद है। हाँ, मेरे देवर जो है वो गोडा पकड़ लेता है और वो फिर पैसे उसको देने पड़ते हैं, या उंगली पकड़ लेता है यूजुअली, या गोडा पकड़ लेता है। दैट इज आल्सो वेरी नाइस एंड आई रियली लाइक दैट। क्या पका रही हो आज? आज चिकन लजानिया बन रहा है हमारे, चिकन लजानिया बन रहा है। और चीज विद चीज, ज़ैनब ने मेरी फेवरेट चीजों की बरसात, चीज भी डालेंगे, ऑलिव्स भी, मशरूम्स भी, और साथ में चिकन। बस एलोपिनोस ना डाला? एलोपिनोस नहीं है, एलोपिनोस इसमें अच्छा भी नहीं लगता, एलोपिनोस बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। चलो ठीक है, हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ 3 पे, अच्छा ओके, हम मारूफ इंटरनेशनल हॉस्पिटल से आज हमारी ENT स्पेशलिस्ट हमारे साथ मौजूद है। ये वो मसले हैं जो हलीमा और हमारे दोनों को सख्त है। ये हमें नाक, कान और गले के मसाइल, मुझे तो सारी ज़िंदगी से है, मुझे लगता है मुझे गिफ्ट में मिले थे ये, कि ये तुम हमेशा लेके जाओ यहाँ से और हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। हम यहाँ थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर हूँ, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए एक और सुबह हुमायूं और हलीमा के साथ। वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पे जाने से पहले हुमायूं ने आपको बताया था कि आज हम ENT के हवाले से बात करेंगे, यानी कि नाक, कान और गला, इन चीज़ों के हवाले से हम बात करेंगे। जब से सर्दियां पड़ना शुरू हुई हैं, सही तरह से एक दफ़ा भी बारिश नहीं हुई, जिसकी वजह से हम कहते हैं जो सर्दी अभी पड़ रही है उसको खुश्क सर्दी का नाम दिया जाता है। इसमें वो बहुत सारी बीमारियां होना शुरू हो जाती हैं जो वैसे अगर सर्दी पड़े और बारिशें होती रहें तो उसमें नहीं होती, क्योंकि एटमॉस्फेयर में एक
ड्राइनेस होती है ख़ास किस्म की, जो आपके कानों को इरिटेट करती है, आपके गले को इरिटेट करती है, आपके नाक को इरिटेट करती है, हर उस जगह को पे एक इरिटेशन शुरू हो जाती है जहाँ से आप हवा इनहेल कर रहे होते हैं। यानी कि नाक से भी जब आप हवा इनहेल करते हैं तो वो ड्राइनेस आपकी नाक में जाती है, आपको इरिटेशन होती है। कभी कभी हम मुँह से भी सांस लेते हैं तो उसकी वजह से गले में इरिटेशन शुरू हो जाती है। बहुत सारे लोग ये कंप्लेंट करते हैं कि ये इस ड्राइनेस वाले मौसम में जब एक दफ़ा आपका गला ख़राब हो जाए या आपको ज़ुकाम हो जाए तो उससे जान छुड़ाना तकरीबन आपके लिए नामुमकिनात में से बन जाता है। महीनों वो चीज़ जो है वो चलती रहती है, कुछ किस्म की खांसी चलती रहती है, इस तरह की चीज़ें होती रहती है। आज जो शख्सियत हमारे पास मौजूद है, बहुत वास्ट उनका एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, इसलिए हमने उनको बुलाया है ताकि आप तमाम तर अपने मसाइल उनसे डिस्कस कर सके। मारूफ इंटरनेशनल हॉस्पिटल से इस वक्त वो मुंसलिक हैं। ट्विन सिटीज़ में बहुत बड़ी हेड और नेक की सर्जन है और ENT से वाबस्ता है। हमारे साथ मौजूद है। And she is HOD in many of the hospitals. I don't understand. जब उनका पोर्टफोलियो पढ़ रहा था तो मैंने कहा ये भी किया हुआ, ये भी किया हुआ। मैंने कहा मैं इनसे पूछूंगा कि how have you been able to manage in such so many hospitals? MIH में भी आप रही, आप इतने हॉस्पिटल्स में भी काम किया. At the moment we have Professor Dr. Talat Najib. She's a professor as well. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, वेलकम टू द शो. A very good morning. क्या हाल चाल है? कैसी हैं? Please बैठिए. डॉक्टर साहिबा, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग टाइम. आप का स्केड्यूल यकीनन बहुत टाइट होता होगा. चैनल बहुत शुक्रिया. हमें उम्मीद है कि आपका स्केड्यूल बड़ा टाइट होता होगा. अगर वो कहते थे वो आज किस हॉस्पिटल में बैठी हैं, आप उन डॉक्टरों में से हैं कि वो कहते होंगे आज किस हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट होगा. डू यू हैव योर ओन क्लिनिक आल्सो? बिकॉज़ मुझे नहीं लगता इस सब के साथ आपको क्लिनिक का टाइम मिलता होगा. क्लिनिक कैसे, जो प्राइवेट सेटअप्स हैं वो मारूफ में होती हूँ मैं शाम को. मॉर्निंग में मैं टीचिंग उसमें होती हूँ. जो FMC फ़ज़ाइया मेडिकल कॉलेज और PF हॉस्पिटल है. फ़ज़ाइया व्हिच इज इन फ्रंट ऑफ बैरियर यूनिवर्सिटी, जो दैट इज इन द एयर यूनिवर्सिटी का फ़ज़ाइया. हां, व्हिच इज गोइंग माशाल्लाह वेरी गुड. अब तो वो बहुत अच्छा जा रहा है. उधर आप प्रोफेसर हैं? हां, आई एम द हेड ऑफ डिपार्टमेंट. और PF में भी आप कुछ हैं? PF में हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूं. डॉक्टर साहिबा क्या करना है? डॉक्टर इतना पैसा कहाँ लेके जाएंगे? पैसा नहीं, दैट इज जो हमने लर्न किया है वो हम स्टूडेंट्स में भी डिलीवर मतलब मैं आज इससे यही बात कर रहा था. हाँ, मैं एग्जैक्टली ये कहने वाली थी कि कभी-कभी इंसान जो है ना वो इस सेम रूटीन से थक भी जाता है और बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाता है, क्योंकि आपके तमाम तर काम ऐसे हैं जिसमें पब्लिक डीलिंग बहुत ज़्यादा है. पब्लिक जो है वो आपकी एनर्जी सारी कंज्यूम कर लेती है. तो आपको नहीं कभी-कभी लगता कि जैसे बहुत थकावट हो रही है और मुझे हम अगर एक से ज़्यादा छुट्टियाँ हो जाए उसमें थक जाते हैं. अच्छा, मेरा भी वैसे अक्सर ये होता है जब सैटरडे संडे होता है तो मैं कहता हूँ नथिंग टू डू यार, व्हाट टू डू. बट आई थिंक वेकेशंस वी ऑल नीड इट. और आपको कभी-कभी जो है आपको बिल्कुल चाहिए होती है. डॉक्टर साहब आपसे पूछेंगे हम आपसे पहले थोड़ा सा आपके साथ आइस ब्रेकिंग बड़ी जरूरी है. मुझे पता है हलीमा ENT का सवाल करने लगी थी आपसे. नहीं मैं आइस ब्रेकिंग वाला ही करने लगी. मेरे आपको थोड़ा सा मूड आपका चेंज करते हैं. एक्चुअली वी आर नॉट यूज्ड टू डू दिस टाइप ऑफ शोज. कोई मसला नहीं डॉक्टर साहब, आज आप एक्सपीरियंस होके जाएंगी यहाँ से. डॉक्टर साहब किस इलाके से ताल्लुक है और वहाँ पे क्या कोई मजेदार सी रस्में हैं? जैसे हमारी रस्में होती हैं, गोडे पकड़ने वाली रस्म एक होती है, आपने सुन लिया होगा. उसने लाला जार बता दिया था. इनके घड़ोली वाली होगी. हाँ, घड़ोली वाली है. तो आप मैं वैसे तो ज्यादा सिटीज में ही रही हूँ. आई वाज बोर्न इन लाहौर. ओए होए लाहौरी जी, लाहौरी क्या बात है. तो मेरी सारी एजुकेशन लाहौर की है. हस्बैंड मेरे एयरफोर्स में थे तो बस उसके बाद से पोस्टिंग्स पे सारे. तो लाहौर की कोई रस्म बताएं जो आपको बड़ी अच्छी लगती है. शादियों की बता दें कोई मजेदार सी रस्म जो आपकी शादी. दूध पिलाई आपको बहुत अच्छी लगती है. पैसे जाते हैं हस्बैंड के जेब से, इसलिए आपको अच्छा लगता है. उसमें जैसे आप आइस ब्रेकिंग की बात कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा आप क्लोज हो जाते हैं. ज़्यादा बिल्कुल सही कह रही है. कितने पैसे दिए थे आपके शौहर ने? वो तो बड़ा पुराना जमाना था. फिर भी उस जमाने का इतना तो नहीं होगा. 25 years नहीं करे. कितने दिए होंगे? 2500, 2000, 1000? अब याद नहीं. उस वक्त वैसे 10,000 भी बहुत ज्यादा अमाउंट होती थी. अगर 10,000 दिए तो आपके डॉक्टर साहब बड़े अमीर थे मेरा ख्याल है उस टाइम पे. नहीं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल 25 साल पहले इतनी रकम देते होंगे लोग. यार ये तो बहुत ज्यादा रकम बन जाएगी. ये तो अभी भी कोई नहीं देता. लोग आजकल नहीं दे रहे, बहुत ज्यादा रकम बन जाएगी. अच्छा डॉक्टर साहिबा, बहुत सारे, जिस तरह मैंने शुरू में बात की थी ENT के हवाले से कि बहुत सारे लोग जो है ये कंप्लेन करते हैं. हम उन सवालों की तरफ जाएंगे जो ज़्यादातर मैसेज को जो है अपने साथ लेके चल सके. बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जब एक दफ़ा आपको खुश्क खांसी हो जाए इस मौसम में या आपका गला ख़राब हो जाए तो फिर ये बहुत प्रोलॉन्ग चलता है, जान नहीं छोड़ता. इसकी रीज़न क्या है और इसको बेहतर कैसे किया जा सकता है?
अच्छा, जो आजकल जैसे है ड्राई वेदर और इसमें वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, वायरल इन्फेक्शंस ये करते हैं कि जो हमारी लाइनिंग होती है ट्रैक्ट की, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो नोज़ से लेकर लंग्स तक होता है, तो उसको डैमेज कर देते हैं। ठीक है। अब वो डैमेज अगर हो गया है और आप उसको रिकवर नहीं कर रहे, जैसे अपनी इम्यूनिटी भी नहीं इंक्रीज़ कर रहे हैं, कोई इस तरह की मेडिसिन भी नहीं ले रहे हैं, तो वो फिर चीज़ एग्रीवेट होती रहती है। ठीक है। फिर पोल्यूशन बहुत होती है, ड्राई वेदर में ज़्यादा पोल्यूशन होती हैं, तो वो फिर उससे ये चीज़ एग्रीवेट होती रहती। तो मेरा जहाँ तक ख्याल है कि अगर कोई इस वेदर में अपनी इम्यूनिटी रेज करनी चाहिए, एंटीबायोटिक का रोल उस वक्त नहीं शुरू होता इनिशियली, क्योंकि इनिशियली वायरसेस का पे एंटीबायोटिक तो असर नहीं करती, उसमें अपनी इम्यूनिटी इंक्रीज़ करनी चाहिए। कैसे करें अपनी इम्यूनिटी? हाई प्रोटीन डाइट लेनी होती है, उसमें आप एग्स ज़्यादा लें, जो है मीट और चिकन वगैरह ये चीज़ें ज़्यादा लें, और फिर ये ड्राइनेस को ख़त्म करें, जैसे स्टीम वगैरह लें, और सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट ज़रूर करें। अगर नाक बंद है तो नेज़ल डिकंजेस्टेंट लें, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं कि अगर आप ये सिम्टम्स रिलीव करेंगे और इम्यूनिटी ठीक करेंगे तो ये ठीक हो जाएगी। अच्छा। लेकिन अगर आप इसको नहीं ठीक कर रहे हैं तो फिर ये चीज़ें एग्रीवेट होती रहती हैं। एक दफ़ा एपिथेलियम डैमेज हो जाए, फिर बैक्टीरिया अंदर चले जाते हैं, फिर उसका इन्फेक्शन होता रहता है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, अब हलीमा ने बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन आज के मौसम के हवाले से पूछा, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बड़ी निगलेक्ट हो रही होती हैं। सबसे पहले कान हमारा एक ऐसा बॉडी का पार्ट है जो हम बड़ा निगलेक्ट रखते हैं, उसकी सफाई को बड़ा निगलेक्ट रखते हैं, या तो हम उसकी गलत तरीके से सफाई करते हैं। ईयरबड्स होते हैं, हम वो बहुत मुसलसल यूज़ करते हैं। मेरे लिए लिटरली इट इज़ लाइक अ नशा। अच्छा। जी, मेरे लिए वो मेरे ख्याल से आप हर नहाने की बात करते हो। हाँ, मैं हर नहाने की बात करता हूँ, क्योंकि मुझे एलर्जीज है, आप अब अंडरस्टैंड कर पाएंगी। तो मुझे कभी कभी खारिश होती है तो मैं आई यूज़ ईयरबड्स। कितना नुकसानदेह है, और कान की सफाई का क्या कोई प्रोसीजर कोई दूसरा है, और किस फ्रीक्वेंसी से करनी चाहिए? अच्छा, ऑटोलॉजी जो ईयर है मेरा बेस्ट सब्जेक्ट है, क्योंकि मैं कॉकलियर इम्प्लांट भी आई एम द फर्स्ट फीमेल सर्जन ऑफ कॉकलियर इम्प्लांट इन दिस कंट्री। तो उसमें वैक्स जो होती है हमारे आउटर पार्ट में बनती है, जो ईयर का आउटर पार्ट होता है। तो जब हम इसमें कॉटन बड वगैरह यूज़ करते हैं तो हम वैक्स को अंदर पुश कर रहे होते हैं, और जब अंदर पुश होती है तो वो लेयर बाय लेयर हार्ड होना शुरू हो जाती है, तो फिर वो बाहर नहीं आती। अब उसके लिए फिर कोई सॉफ्ट मटेरियल, जैसे हम ऑलिव ऑयल या सोडा ग्लिसरीन देते हैं, उससे वो सॉफ्ट होती है, फिर उसे सक्शन करके बाहर निकालना पड़ता है। ठीक है। अब जो आप इचिंग की बात कर रहे हैं, तो ज़्यादातर इचिंग उन लोगों को होती है जिनकी नाक बंद होती है। बिल्कुल ऐसे ही। एयर जो है वो नोज से जाती है ईयर में, हवा। तो वो अगर आप सांस नहीं सही ले रहे हैं तो वो एयर की जो वॉल्यूम है वो कम जाती है, तो वो अब कान के अंदर नहीं जा पाती। डॉक्टर साहब, तो वापस आके मैं ब्रेक, क्योंकि हमें कह दिया गया ब्रेक लेनी है, मैंने वापस आके आपसे ये तफसीलन पूछना है। मुझे बताएं, क्या महीने के बाद डॉक्टर के पास जाके कान की सफाई वो जो मशीन से होती है उससे होगी, घर में भी हो सकती है? ब्रेक के बाद हम आपसे जानेंगे, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। बड़ी तफसीलन डॉक्टर साहिबा हमें चीज़ें बता रही हैं, और यकीनन इनके क्रेडेंशियल से लगता है कि शी इज़ डूइंग एन अमेजिंग जॉब, एंड आई एम वेरी ग्लैड शी इज़ विद अस टुडे। कीमत जाएगा, देखते रहिए एक और आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। जी, वेलकम बैक टू द शो। हम लोग बात कर रहे हैं ENT के हवाले से। आप लोग भी कॉल करके अपने किसी मसले के हवाले से पूछना चाहें तो डॉक्टर साहिबा बिल्कुल यहाँ मौजूद हैं और बड़ा बेहतरीन आपको बता सकेंगी। डॉक्टर साहिबा, मैं पूछ रहा था आपसे कि कब आपको कान की सफाई कराना चाहिए, क्या और वो किस प्रोसीजर से, क्या मैकेनिकल होती है, और अगर नहीं कराते तो उसके नुकसानात क्या है? मतलब वैसे भी तो जिंदगी चल रही है, कुछ भी नहीं हो रहा। इसी सवाल में एक मेरा भी सवाल ऐड कर लें कि बहुत सारे वीडियोस आ रही होती है जिसमें दिखाया जा रहा होता है कि पानी के प्रेशर की मदद से कान की सफाई की जा रही है और अंदर से जो भी वो फ्लूइड्स वगैरह है वो निकल रहे हैं। क्या वो सफाई कराना सही है? मतलब उस तरह करा सकते हैं? अच्छा, नॉर्मल इंडिविजुअल्स में ये वैक्स खुद ही बाहर आती है। ये अल्लाह ताला ने एक नेचुरल मैकेनिज्म बनाया है। ये हमारी जो एपिथेलियम होती है ना, किनाल जैसे राउंड है, तो इसके पोस्टीरियर सरफेस से ये खुद ही बाहर की तरफ ग्रो करती। तो जब ये ग्रो करती है तो जो वैक्स आउटर सरफेस पे बनती है, आउटर पार्ट पे, वो खुद बाहर आ जाती। ठीक है। लेकिन अब जो लोग ये कॉटन बड यूज़ कर रहे हैं तो वो उसे अंदर पुश करते हैं, जो मैंने बताया कि नहीं करना चाहिए।
तो नॉर्मली तो ये नहीं अंदर स्टक होती। लेकिन अगर कोई किसी की इनहेरिडिटरी कोई प्रॉब्लम है या उसका कोई ट्रॉमा की वजह से या एपिथेलियम ऐसी डैमेज हुई है कि ये बाहर मूवमेंट उसकी नहीं हो रही, ठीक है, तो फिर वो अंदर स्टक हो जाती है। उसके लिए ये है कि ख़ुद तो कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को नहीं पता कि कैनाल की लेंथ कितनी है। आगे ड्रम जो हमारा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ड्रम होती है वो रप्चर हो जाती है अगर कोई ज़्यादा अंदर कर ले, और फिर सुनने की सलाहियत में मसला आ सकता है, रिकरेंट इन्फेक्शंस हो सकते हैं। तो बेस्ट यही है कि आप ENT स्पेशलिस्ट के पास जाएं, वो कोई आपको ड्रॉप्स वगैरह देगा। आजकल बेस्ट मेथड सक्शन है, जो नेगेटिव प्रेशर से आप थोड़ा सा ही रखते हैं वो वैक्स खुद ही बाहर आ जाती है। कहते हैं उससे कान में दर्द शुरू हो जाता है। नहीं, अगर तो वैक्स सॉफ्ट है तो वी कैन रिमूव इट विद इन सेकेंड्स। आपने सिर्फ ये रखना है कि नेगेटिव प्रेशर रखना है, वो खुद ही सक होके बाहर आ जाए। ठीक है। अब वाटर का ये है सिरिंजिंग, ये जब ज़्यादा प्रेशर से अंदर जाए तो ये फिर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी रप्चर कर सकता है। फिर मेरे ख्याल में अच्छे ENT के पास जाना चाहिए। हमारे साथ जी कॉलर है, कॉलर लेते हैं। ऐसे ने कराची से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, सुबह खैर। आपके मेहमान देखने वाले सबको सलाम, और आपको भी देख के खुशी हुई माशाल्लाह। आपको बहुत मुबारक हो, आपके यहाँ सुना है जी। और आपकी इजाजत से 2-3 बातें करूंगा। पहली बात तो ये कि आज दुनिया भर में कैंसर का आलमी दिन मनाया जा रहा है, तो उस हवाले से दुआ गो कि अल्लाह बीमारों को सेहत दे और सबको बचाए, आमीन। अच्छा, मैं आपको सिर्फ ये भी कर दूं, आपने कैंसर की बात की, क्योंकि 2 डेज मनाए जाते हैं कैंसर के, तो हम जो ब्रेस्ट कैंसर वाला है वो हम उसको एक्चुअली बड़ा emphasize करते हैं, जो पूरे करते हैं, तो हम उसी में कैंसर की बातें कर लेते हैं। जी, आप वैसे भी मुख्तलिफ उमूर पे सेहत और तालीम पे करते हैं। अच्छा इमानी भाई, एक दरखास्त आपसे बड़े अदब से ये है कि जो भी आपके मेहमान आए हों, तो कोई लोग अचानक बीच में टीवी खोलते हैं, तो जो टिकर चल रहा होता है आपके कॉल नंबर्स का, उसी पे मेहमान का नाम और उनका प्रोफेशन अगर आप लिख दें तो लोगों को आसानी होगी फौरन ही देखने में। ठीक हो गया, ठीक, बेहतरीन। मेरे सवाल 2 हैं। एक तो डॉक्टर साहब पर मेरे सवाल ये कि हमने देखा कभी अक्सर हमें महफिल में कहीं जाना पड़ता है, अगर नज़ला है तो उसका असर हमारी आवाज़ पे या साउंड पे पड़ जाता है, तो आवाज़ नॉर्मल नहीं रहती नज़ला जुकाम की वजह से, हालांकि तबीयत सही हो जब भी, तो उसको अगर आवाज़ सही करनी हो, सबसे बड़ी चीज़ तो भारत सफाई, लेकिन फिर भी नज़ले की वजह से जो हमारी आवाज़ पे असर पड़ता है उसको फौरी तौर पे अगर सही करना हो कैसे करें। दूसरी बात ये, जब हम स्टीम लेते हैं तो लोग ये समझते हैं कि भाई पानी बॉईल कर लिया, उसमें कोई कहता है नमक डाल दो, अदरक डाल दो, उसके लिए एक बाकायदा मुझे पड़ा कोई टिंचर बेंजीन या कोई केमिकल आता है स्टीम में पानी में डालने के लिए, उसके बारे में जरूर बताएं ताकि लोगों को पता चल जाए कि स्टीम लेते वक्त पानी में क्या चीज डालनी चाहिए। बेहतरीन हो गया, बहुत शुक्रिया, सलामत रहे। अच्छा, ये भी एक बड़ा मुअम्मा है कि हमें अक्सर लोग कहते हैं सादी स्टीम ले, कुछ लोग कहते हैं स्टीम लेकर फौरन अंदर घुस जाएं कंबल के अंदर, ये ना कोई आपको हवा लग जाए। तो वो कहते हैं कि जो सर्द हवा है वो कुछ देर तक आप इनहेल ना करें, क्योंकि ऐसा ना हो कि वो ठंडा गर्म हो जाए। अच्छा, स्टीम, सबसे पहले स्टीम का ही आंसर कर लेते हैं। ठीक है। स्टीम जो है, अब क्या डालना चाहिए नहीं डालना चाहिए, अगर तो आपकी नाक बंद है, कंजेशन है, तो फिर इसमें मेंथॉल क्रिस्टल्स डालने चाहिए, या विक्स जो होती है वो आप ऐड कर सकते हैं, तो उसके फ्यूम से नाक खुल जाती है। ठीक है। तो हर चीज़ का इलाज एक नहीं होता ना। अगर आपको ड्राइनेस है, जैसे आप कॉफ कर रहे हैं और निकल नहीं रहा है बलगम, तो फिर सादे पानी की स्टीम बेहतर है। ठीक है। उसके लिए फिर मेंथॉल तो इरिटेट करेगा आपके लेरिंग्स को, तो फिर आपको मेंथॉल डालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको अगर लग रहा है कि सर भारी हो रहा है, नाक बंद हो रही है, नाक से रेशा नहीं सही निकल रहा, तो फिर आप मेंथॉल क्रिस्टल्स डाल सकते हैं। ठीक हो गया जी। हमारे साथ याहिया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। हुमायूं, कैसे हैं आप हुमायूं साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया पूछने के लिए, दुआओं में याद रखें। जरूर। अच्छा, डॉक्टर साहब को सलाम हो। देखिए, मैं खुद भी, मुझे साइनस का प्रॉब्लम है। डॉक्टर साहब से मेरे 2 सवाल हैं, मैं जल्दी कर लेता हूँ। डॉक्टर साहब, एक तो सवाल ये कि IM म्यूजिक एंटी एलर्जिक जो मैं रेगुलर यूज करता हूँ, वो मतलब लॉन्ग टर्म मैंने 10-15 साल से यूज कर रहा हूँ, कि आप क्या समझती है कि ये मुझे कंटिन्यूस रखनी चाहिए, चेंज करनी चाहिए, ये रेजिस्टेंट तो नहीं हो जाती बॉडी मेरी? ये सवाल। तो एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है जो बहुत डिफरेंट है, जो आजकल भी लोगों को हो रहा है, वो ये हो रहा है कि आपका ऐसा हो जाता है कि आपका एयर का जो बैलेंस है वो खराब हो जाता है किसी वजह से, और वो फिर आपके ड्राउजीनेस हो जाता है, आप काम नहीं कर पाते, और वो इलाज बहुत से लोग कर नहीं पाते उसको।
क्या आप समझती हैं कि इसका क्या प्रॉपर ट्रीटमेंट है, क्योंकि लोगों को बड़ी इससे क्वेरीज हैं, लोग ट्रीटमेंट या आप और ऐसे जब सवाल पूछते हैं ना तो कम से कम मुझे अपनी होस्टिंग कैपेबिलिटी पे ना थोड़ा सा डाउट होना शुरू हो जाता है। मुझे लगता है कि मुझे ना और पढ़कर आना चाहिए। नहीं, you are the boss of the show। नहीं, थैंक यू सो वेरी मच। इतने अच्छे सवाल आप लोग पूछते हैं। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब आपने थोड़ा सा जल्दी जवाब देने, क्योंकि अभी हम ब्रेक लेंगे, वापस आके आपको बताना होगा। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, याहिया ने दोनों सवाल बहुत अच्छे पूछे। वर्टिगो एक पूरा हमारा जो है वो टॉपिक होने वाला है, हम उसके बारे में बात करेंगे। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, हलीमा और हुमायूं के साथ रहें। वेलकम बैक टू द शो। बड़े मजे की बात बता दी डॉक्टर साहिबा। फिर से पहले हलीमा सवाल रिपीट करेगी। वो कहती है कि अक्सर बचपन में भी ना आप नाक बनाने के लिए पतली लंबी करने के लिए दबाते हैं ताकि लंबी से, हालांकि डॉक्टर्स वैसे मना करते हैं इस चीज से कि इस तरह की नहीं करनी चाहिए। नहीं, मैंने बिल्कुल भी नहीं किया। प्यारी इतनी है, मुझे क्या जरूरत पड़ी है। अल्लाह ताला ने जो उसके नए नक्श बना के भेजे हैं बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। तो पहले एहसन का एक सवाल रह गया था, वो एहसन का एक सवाल रह गया था, उसके बाद याहिया के 2 सवाल हैं। अच्छा, वो लेरिंग्स का लेरिंजाइटिस देखें, जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और नीचे की एपिथेलियम है, ये एक ही होती है। अगर आपको नोज़ का कोई प्रॉब्लम हुआ है तो वो ज़रूर नीचे भी जाएगा अगर आप नहीं कंट्रोल कर रहे हैं। तो लोग जैसे ही लेरिंजाइटिस होता है, आवाज़ ख़राब होती है, वो और ज़्यादा बोलना शुरू करते हैं, जबकि उन्हें उस वक्त खामोश रहना चाहिए। जितना वो रेस्ट देंगे अपनी वोकल कॉर्ड्स को, उतना उनकी आवाज़ बेहतर होगी। तो स्टीम वगैरह लें, गागल्स करें और कम से कम बोलें। जितना वो आवाज़ ख़राब होती है, लोग समझते हैं हमें बोला नहीं जा रहा, तो वो और ज़्यादा बोलना शुरू कर देते हैं। प्रेशर ना दें, प्रेशर वो ना दें, थोड़ा सा रेस्ट दें, इंशाल्लाह वो इंशाल्लाह। अच्छा, वर्टिगो वाले सवाल में जो बड़ा अच्छा लगा, वर्टिगो के बहुत से कॉजेज़ हैं, लेकिन क्योंकि टाइम कम होता है, तो जो वर्टिगो का कॉमनेस्ट कॉज है दैट इज़ BPPV, बिनाइन पैरोक्सिस्मल पोजिशनल वर्टिगो। उसमें जैसे ही वो लोग लेटते हैं या एक साइड पे करवट आने लग जाते हैं उनको बहुत ज़्यादा। उसकी जो है डायग्नोसिस ऐसी है कि आपका पोजीशन रिलेटेड होगा, बिल्कुल कुछ सेकंड्स के लिए होगा। नोज़िया वॉमिटिंग नहीं होता, लेकिन अगर किसी को बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली होता है तो हो भी सकता है। और दूसरा, उसका कोई ख़ास ऐसा इलाज नहीं है। उसमें आपको हम ये वेस्टिबुलर सेडेटिव स्टेमेटिल देते हैं, या फिर उसके ब्लड सप्लाई इंक्रीज करने के लिए हम बीटा हिस्टिडीन। अच्छा, इसकी कोई प्रिकॉशंस भी हैं कि ये हो ही ना, इंसान अपनी लाइफस्टाइल कुछ इस किस्म का रखे कि ऐसा मसला आपको हो ही ना? हाँ, वर्टिगो। अगर BPPV है तो आपको पता चल जाता है कि मुझे किस खास पोजीशन में हो रहा है, तो वो फिर आप अवॉइड करें। और इसकी एक्सरसाइज होती हैं, जिसे हम एप्लेज मैनूवर कहते हैं। आजकल तो यूट्यूब पे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। डॉक्टर साहब, इट्स नॉट जेनेटिक ना वर्टिगो जो ये BPPV है, कुछ डिजीज़ में होता है, जैसे मीनियर्स डिजीज़ है उसमें, लेकिन वो एक डेंजरस टाइप डिजीज़ है, उसमें हियरिंग लॉस भी होता है, तो उसकी फिर प्रॉपर ट्रीटमेंट लेनी पड़ी। BPPV जो कॉमनेस्ट है, जैसे हमारे पास 10 पेशेंट आ रहे हैं वर्टिगो के, 8 उसमें BPPV। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन ऑफ याहिया इज लेफ्ट पर जायदा जी की कॉल ले लेते हैं, फिर हम सवाल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। कैसी हैं आप जायदा जी? खदीजा को भी बहुत गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र। अब तो खदीजा हमारे लिए मस्त हो गई है, पहले खदीजा को गुड मॉर्निंग करनी और उसके बाद बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही है। बेशक बेशक। और आप सब ठीक हैं? मायूं आप ठीक हो? आज थोड़ा ढीला ढीला बोल रही हूँ जी। मेरे उस दिन मुझे गेस्ट ने कहा, कहते आपके तो कॉलर्स को पता भी चल जाता है कि आपका मूड कैसा है, किस तरह का है। पर हाँ, आप सही कह रही हैं, ज़ायदा आंटी थोड़ा थक सा गया हूँ मैं। आप अपने कॉलर के दिल के करीब हैं बहुत। अल्लाह ताला आप लोग को सलामत रखे। ये आप लोग की मोहब्बत और प्यार है कि हलीमा और हुमायूं यहाँ पर चुस्पा हैं, वरना तो अल्लाह सलामत रखे। कभी कोई गले का, कान का, नाक का मसला तो नहीं हुआ? कुछ पूछना चाहेंगी? आज हमारे पास बड़ी मायानाज डॉक्टर तलत मौजूद है। हाँ जी, मेरा बेटा है छोटा, उसका ना उसके नाक की हड्डी टेढ़ी हो गई है। अब 18 साल का माशाल्लाह हो गया है, लेकिन उसकी जो नाक की हड्डी अब बहुत टेढ़ी हो गई है। थोड़ा सा लंबा भी है उसका नाक, और हड्डी उसकी टेढ़ी होती जा रही है। मुझे कह रहे हुमायूं होती जा रही है, हुमायूं टेढ़ा है। ठीक है। दूसरा ये कि आजकल उसको ना एक दांत वाले ना दाने से निकले हुए,
उसके लिए डॉक्टर ने उसको दिए एक प्रोवेट ट्यूब है वो लगाती है इसको, और एक लोविन टैबलेट। अच्छा, वो उसके हवाले से तो नहीं बता सके, रुकिएगा, अगर डॉक्टर साहब कुछ पूछना चाहती हैं उस बच्चे के हवाले से जो नाक की हड्डी टेढ़ी है? नाक की हड्डी जब जैसे ये कह रही हैं वो तो ऑपरेशन के बगैर नहीं ठीक होगी। ठीक है। और जब तक 17 एक सेकंड, उम्र कितनी है बच्चे की? 18 साल के हो सकता है इसकी सर्जरी हो सकती है, लेकिन अगर साथ एक्सटर्नल डिफॉर्मिटी, आजकल लोगों को वैसे भी अच्छा लगने का शौक भी है, तो वो एक्सटर्नल डिफॉर्मिटी के लिए फिर 2 तरह की सर्जरीज हैं, सेप्टोराइनोप्लास्टी, यानी उसे बाहर से भी हम सही करेंगे और अंदर से भी सही करेंगे। एंड यू डू राइनोप्लास्टी? लेकिन डॉक्टर साहब बहुत सारे लोग जो है ना वो ये भी कहते हैं कि जैसे ही आप ENT के पास जाते हो और आप उनको बताते हो कि आपके नाक में कुछ मसला है, तो वो डायरेक्ट आपको सर्जरी रिकमेंड कर देते हैं, लेकिन सर्जरी से बहुत सारे ये भी कहते हैं कि गदूद एक दफ़ा ख़त्म हो जाते हैं लेकिन दोबारा वो ग्रो कर जाते हैं और कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, तो ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। देखिए, आपको जो है ना अपना डायग्नोसिस बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आप सर्जरी कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए कर रहे हैं, मरीज़ को बता देना चाहिए कि अगर तो बोन टेढ़ी आप उसके कर रहे हैं वो तो दोबारा नहीं ग्रो करेगी, लेकिन अगर गोश्त के लिए कर रहे हैं, जैसे आप अपना मसला डिस्कस कर रहे थे, तो इसके 2 वजह होती हैं, एक तो इन्फेक्शन और एक एलर्जी। अगर आप गोश्त ट्रिम कर दी और आपने एलर्जी नहीं कंट्रोल की, एलर्जी वैसी होती तो फिर दोबारा ग्रो कर जाएगी। ठीक है, यानी आपको रूट कॉज को आपको ट्रीट करना ज़रूरी है। अगर वो एलर्जी की वजह से है और आपने ट्रिम किया है तो साथ में आपको एंटी एलर्जिक मेडिसिन और स्प्रे भी यूज़ करने। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं कॉन्वर्सेशन को दूसरी तरफ लेकर जाऊंगा। मेरे ख्याल में याया का दूसरा सवाल हम कर चुके हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट, ये जो याया का सवाल है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये मैं देना चाह रही हूँ इसका जवाब। एक ही एंटी एलर्जिक आपको नहीं यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो लिवर है इसमें ये एंजाइम्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती हैं, वो उसको इतनी जल्दी मेटाबलाइज कर देते हैं कि उसका एक्शन नहीं रहता। ठीक है, तो आपको एंटी एलर्जिक मेडिसिन, अगर आपको एलर्जी है, आजकल तो वैसे ही ज़रा सी छींक आई वो एंटी एलर्जिक मेडिसिन यूज़, एंटी एलर्जिक सिर्फ उसके लिए है जिसको एलर्जी है, तो ये आप चेंज करके यूज़ करें। जैसे आपने 7 दिन एक यूज़ की, फिर उसे चेंज कर लें, फिर दूसरी यूज़ करें, तो सॉर्ट डिफरेंट कर लें। जैसे हमने एरिनेक को पकड़ा हुआ और हम उसी को रगड़ते हैं। एरिनेक इज नॉट एंटी एलर्जिक, ये भी एक बहुत really? हाँ एंटी, इसमें तो देखिए ब्रूफेन है, पता था आपको नहीं पता था? नहीं बड़े लोग उसे एंटी एलर्जी यूज़ करते हैं। ब्रूफेन है और डीकंजेस्टेंट है, ये सिर्फ नाक खोलने के लिए और बुखार वगैरह इन्फ्लेमेशन कम करने। अच्छा, बड़े लोग एरिनेक यूज करते हैं एंटी एलर्जी, और ये ज्यादा दिन नहीं यूज करनी चाहिए, इससे फिर ब्लड प्रेशर आपका ज्यादा होगा। शुड नॉट बी यूज्ड मोर देन। डॉक्टर साहिबा, हुमायूं से मिलने के बाद मुझे पता लगा कि पाकिस्तान में भी ऐसे लोग हैं जो रेगुलरली वैक्सीन लगवाते हैं जब विंटर्स आने वाले होते हैं, वरना हम लोग ये देखते हैं कि बाहर के मुल्कों में तो ये बहुत कॉमन है, लेकिन पाकिस्तान में नहीं है। और डॉक्टर्स जो है वो रिकमेंड भी कभी कभी करते हैं कि आपको 2-3 महीने पहले लगवा लेनी चाहिए, लेकिन हम वैक्सीन तब लगवाते हैं इन्फ्लुएंजा की जब दिसंबर हमारी नाक खड़ा हुआ होता है और हम कहते हैं चलो जल्दी से वैक्सीन लगवा लें, और फिर हम कहते हैं वैक्सीन का तो कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ है, अभी पैसे ही खर्च किए हमने ज़्यादा। आप बताएं वैक्सीन कब लगवानी चाहिए, और इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन ट्वाइस अ ईयर लगवानी चाहिए या बस जब सीज़न आने वाला हो उससे 2-3 महीने पहले लगवा लें, किस तरह से वो इफेक्टिव होगा? अच्छा, इसमें ना डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। अब जैसे मैं रिकमेंड नहीं करती, हेल्दी इंडिविजुअल्स को वैक्सीन लगाने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा कोरोना ने बाकी दुनिया में कैसी तबाही मचाई और पाकिस्तान में दुरुस्त, बिल्कुल दुरुस्त, क्योंकि इम्यूनिटी हमारी ज़्यादा थी। बिल्कुल। तो ये जो, और ये हर साल ये चेंज होते रहते हैं वायरस, जो आप आज वैक्सीन लगाएंगे अगली दफ़ा आपको दूसरी वैक्सीन बनानी पड़ेगी, तो ये आपकी इम्यूनिटी डेवलप करते हैं। लेकिन जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स हैं या एक्सट्रीम एजेस हैं, बहुत बच्चे हैं या बहुत बड़े बूढ़े हैं, या किसी को ऐसी डिजीज़ है, डायबिटिक्स हैं, कोई कीमोथेरेपी पे है, उनको ज़रूर लगा लेनी चाहिए। अच्छा, इस शो से ना मैंने कुछ लोग चुन लिए हैं जिनको मैंने अपने ना करीब कर लिया, मैंने लिस्ट में डाल दिया है कि मैं जब भी होता है, जैसे डॉक्टर रूबिया हैं, बगैर डॉक्टर अशर हैं, कुछ लोग हैं जिनको मैंने अपनी लिस्ट में डाला हुआ, कुछ होता है तो मैं उनको फ़ौरन मैसेज करता हूँ। डॉक्टर साहिबा, आप भी उस लिस्ट में ऐड होगी। चलें, ये मेरी खुशनसीबी ये आपकी बदनसीबी है, खुशनसीबी है तो आपको बाद में पता चलेगा। लेकिन थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए एक और सब हलीमा और हुमायूं के साथ। लेकर आऊंगा
जी वेलकम बैक टू द शो। एक और सुबह में एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं आप लोगों को। कॉल करके अपने बारे में कुछ पूछना चाहें ईएनटी से रिलेटेड तो जरूर पूछ सकते हैं। मैं वो कन्वर्सेशन थोड़ी सी ड्रिफ्ट करना चाहता बिकॉज शी इज वेरी मच स्पेशलिस्ट व्हेन इट कम्स टू नेक। हाँ। डॉक्टर साहिबा जो नेक की रसोलियां होती हैं ये एक ऐसी चीज है जो खवातीन में अक्सर ये मैं बात करने रियली अच्छा चले वो तो आपको पता है हमारा टेलीपैथी सो ये गले की रसोलियों का ये होती कैसे डॉक्टर साहिबा, और दूसरा इसका इलाज क्या सिर्फ ऑपरेशन होता है? अच्छा रसोली जो बाहर कोई गिल्टियां होती हैं, अच्छा ये कोई एक चीज़ नहीं होती। एक तो थायराइड सामने जो जिसको हम क्या कहते हैं ग्वाइटर या जो यहाँ पर आपकी हाँ ये ग्वाइटर होता है, ये थायराइड स्वेलिंग होती। अब थायराइड स्वेलिंग अगर तो आपके सारी कोई प्रॉपर गिल्टी नहीं है, पूरी थायराइड ही बढ़ा हुआ है तो उसमें कोई इस तरह हार्मोन डेफिशिएंसी वगैरह होती है, TSH वगैरह से हम कर लेते हैं कि कितना इसमें क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, अल्ट्रासाउंड कराते हैं। अगर तो बहुत सारी गिल्टियाँ बन गई हैं तो उसमें हमने देखना होता है कि ख़तरे वाली कोई है या नहीं, तो वो नीडल का टेस्ट होता है FNAC। अच्छा। उससे हम चेक कर लेते हैं। अगर वाकई खतरे वाली है फिर इसको निकालना। बायोप्सी से होता है? बायोप्सी नहीं होती है, जैसे नीडल से बायोप्सी होती है, ये आप कह सकते हैं। हाँ, नीडल से बायोप्सी होती है। अच्छा ठीक है। तो वो फिर अगर खतरे वाली है वो अल्ट्रासाउंड पे हमें पता चल जाता है। क्योंकि मेरे पास अगला एक सवाल है जो मैं पहले कॉलर ले लेते हैं फिर मैं अपना सवाल करूंगी। खालदा है जी हमारे साथ लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सुबह खैर, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह पाक का। आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया। शादरा का मौसम कैसा है? शादरा का मौसम सुबह तो बहुत ज्यादा सर्दी थी, अब तकरीबन ठीक ही है। चले अल्लाह का शुक्र है, ये बेहतरी होगी है आपकी सर्दी खत्म, गैस नहीं आती अब तो। हाँ जी, क्या पूछेंगी? हाँ जी, मैं पूछना चाहती हूँ कि मेरे ना बेटे को 6-7 माह से नज़ला जुकाम है, इतनी दवाइयाँ भी दी हैं उसे मगर ठीक नहीं हो रहा नज़ला। और आप कोई करीबी डॉक्टर है उसी के पास लेके जाती रही हैं, आप हॉस्पिटल नहीं लेके गई, ऐसा ही है? हाँ जी, हॉस्पिटल तो लेके गए हैं। अच्छा। दवाइयाँ भी खिलाई हैं, नोज में डालने के लिए उन्होंने कुछ ड्रॉप्स वगैरह लिख के दिए हैं, वो भी डाले। खालदा रुकिएगा, डॉक्टर तलत आपसे शायद बात करना चाहें। डॉक्टर तलत को आप जरा बताएं, हो सकता है वो आपसे कुछ पूछे। जी डॉक्टर तलत। अच्छा, इन्हें एलर्जी भी है साथ? हाँ जी, एलर्जी भी है इनको। और खांसने में दिक्कत होती है, सांस लेने में चेस्ट से? हाँ जी, रात को ना ज्यादा देर तक ना मतलब बहुत वो होता है, ये कंजेशन फील होती है। अच्छा तो इन्हें जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। लाहौर में मैंने आपको बताया आजकल स्मॉग की वजह से पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। अगर कोई एलर्जिक पेशेंट है तो स्मॉग समझे उस पर डबल एक्शन हो रहा है। ठीक है, क्योंकि वो पहले ही जो लाइनिंग मैंने आपको का डैमेज हो गई है और उसके ऊपर पोल्यूशन भी आ रही है, तो जो आपके ये नालियां हैं ये अगर इतनी होनी है तो और ज़्यादा छोटी हो जाएंगी। तो अब जब एक दफ़ा सोजिश हो जाती है तो हमें उसको पहले ख़त्म करना होता है। ठीक है, उसके लिए हमें स्टीरॉयड इनहेलर देना होता है और साथ में नेबुलाइज ज़रूर करना होता है, क्योंकि ये डायलेट होंगी तो सारी सेक्रीशन बाहर निकलेंगी। अब वो क्या होता है कि वो एंटीबायोटिक देते जाते हैं, लेकिन आप कुछ चीज़ खोलने के लिए भी देना, कॉज को आप जब तक नहीं आप खोलेंगे नहीं सेक्रीशंस नहीं आएंगी, सेक्रीशंस जमा रहेंगी, एंटीबायोटिक खत्म हुई, सेक्रीशन से दोबारा भी। डॉक्टर साहब यहाँ पर अच्छे ईएनटी के पास जाना है हर चीज के लिए। मुझे लग रहा है कि डायग्नोसिस जो है ना वो सबसे ज्यादा बेस्ट होना चाहिए। हाँ। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने खुद ही नेबुलाइजर का भी नाम ले लिया। एक तो मेरा सवाल नेबुलाइजर के बारे में है कि ये नॉर्मल लोगों को भी करना चाहिए, जैसे गला खराब हो रहा है या कुछ आपको इरिटेशन हो रही है तो आप खुद से घर में पानी सिर्फ डाल के नेबुलाइज कर सकते हैं या थोड़ी सी दवाई जो उसकी मिकदार होती है वो डाल के कर सकते हैं? दूसरा जो मेरा सवाल है वो कोएक्स के हवाले से है कि बहुत सारे लोग जो है जिनको टॉन्सिल्स होते हैं या कोई मसला होता है कोएक्स के पास चले जाते हैं ना। तुम टॉन्सिल मेरे को ये पूछ लेगी टॉन्सिल्स के सवाल, वो चले जाते हैं और बड़े लोग जो है वो हैरानगी से कह रहे होते हैं उन्होंने तो चम्मच से मेरे टॉन्सिल्स तोड़े और मैं तो बिल्कुल ठीक हो गया। और लोग जो है वो फिर उनकी बातों में भी आ जाते हैं कि यार ये ठीक हो गया तो मैं भी हो सकता है ठीक हो जाऊँ। टॉन्सिल्स के बारे में वाकई के क्या ये जो कोएक्स चम्मचों से तोड़ रहे हैं इनको, ये हो सकता है? अच्छा, एक तो इम्पोर्टेंट चीज़ सबसे पहले वो नेबुलाइज वाला। जी देखें, नेबुलाइज जो है वो लोग घर में ऐसे ही यूज़ कर रहे हैं। नेबुलाइज उस वक्त इम्पॉर्टेंट है जब आपकी चेस्ट लंग्स इन्वॉल्व हैं। अच्छा, अब मैंने ये देखा है कि हम पेशेंट से कहते हैं आप स्टीम लें तो वो कहते हैं हम तो नेबुलाइज कर रहे हैं कब से।
मैं कहती हूँ नेबुलाइज नाक खोलने के लिए तो नेबुलाइज नहीं, नेबुलाइज तो आपके जो लंग्स के ब्रोंक्यूल्स हैं उनको खोलने, अच्छा। यानी जो नालियां जो लंग्स की हैं उसको खोलने के लिए। अच्छा, नेबुलाइजर कभी नाक नहीं खोलता? नहीं, नेबुलाइज ये चीज़ गले के लिए इतना मिसकॉन्सेप्ट है कि आप सोच नहीं सकते। स्टीम का मकसद क्या है? स्टीम का मकसद है कि आपने टेम्परेचर वाली चीज़ से नाक खोलनी है, ठीक है। जब हम सर्दी में जाते हैं ना तो हमारे नाक के गोश्त सबके बड़े होते हैं, ठीक है, ताकि वो फूल जाते हैं। मैं भी जाऊंगी सर्दी में, मेरी नाक का गोश्त बड़ा होगा, क्योंकि जो ठंडी हवा है उसको इसने गर्म करना है, हमारी नाक ने गर्म करके नीचे भेजना है, उसमें पानी भी ऐड करना है, ह्यूमिडिटी भी ऐड करनी है। लेकिन अब जब हम कहते हैं भी आप टेम्परेचर वाली चीज़ से लें ताकि वो सही टेम्परेचर जाए तो वो खुद ही श्रिंक हो जाए, यानी इसमें ऑपोजिट है कि आप टेम्परेचर डालेंगे तो नाक के गोश्त श्रिंक होंगे, सर्दी में जाएंगे तो नाक के गोश्त बड़े होंगे। अब पेशेंट क्या कहते हैं, हम तो नेबुलाइज। अब नेबुलाइज तो जब आपका चेस्ट में कोई आपकी कंस्ट्रिक्शन है जो हम स्टेथ से सुनते हैं कि भाई वाकई इसको ज़रूरत है, फिर हम नेबुलाइज की ज़रूरत है, फिर हम कहेंगे ये नेबुलाइज लें। ठीक है, हमें कह रहे कॉलर्स हमारे पास बहुत सारे, हम पहले अमार की कॉल ले लें। हाँ, अस्सलाम वालेकुम अमार, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, क्या हाल चाल है? जी वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं आप लोग कैसे हैं? बहुत शुक्रिया पूछने के लिए, हम बिल्कुल क्या पूछना चाह रहे हैं? मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे गले में ना रेशा रहता है काफ़ी अरसे से, ये ख़त्म नहीं होता, मतलब थोड़ी थोड़ी देर बाद मुझे गला साफ करना पड़ता है खांसी करके। ठीक ठीक। और वो मतलब थोड़ी देर अगर चुप रहता हूँ तो फिर आवाज़ भी ब्रेक होती है, फिर गला साफ करना पड़ता है। हाँ, आई अंडरस्टैंड क्या कह रहे हैं आप। ठीक हो गया, डॉक्टर साहब की आवाज़ सुनेंगे आप। हाँ, इस तरह आप जैसे मैंने भी गला साफ किया ऐसे बार बार करते हैं? जी हाँ, ऐसे। ये पोस्ट नेजल ड्रिप होती है जो नाक की हड्डी या साइनसिस का इन्फेक्शन। पूछता तो नहीं उनसे? बस ये मुझे बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। तो ये नाक की हड्डी टेढ़ी होती है जिससे साइनसिस में इन्फेक्शन होता है और ये पीछे ड्रिप करता रहता है, जब ये जमा हो जाता है तो पेशेंट को ऐसे साफ, ये बहुत कॉमन है। एलर्जी तो फिर किस तरह से ये ठीक होगा? इसके लिए यही स्टीम लें, या अगर कोई स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी है, डीएनएस है या टर्बिनेट हाइपरट्रोफिक है तो फिर उनका इलाज कराना पड़ेगा। ठीक है, वरना ये नहीं ठीक होगा। पहले डायग्नोसिस कराएंगे उनको है क्या, उसके बाद जो है वो स्टीम। और अगर अभी जैसे फिलहाल के लिए इनका यही है कि मेंथॉल क्रिस्टल। अच्छा, अमार तो जो है वो इस्लामाबाद में ही है, तो आप डॉक्टर साहिबा के पास जा सकते हैं, शाम को मारूफ इंटरनेशनल में बैठती हैं तो वहाँ पे आप जाके। और वो कह रही है मेंथॉल क्रिस्टल के इस्तेमाल के साथ ना आप स्टीम ले सकते हैं, उससे बेहतर हो जाएगा। लेकिन शी इज इन मारूफ एज वेल, पीएफ में भी होती है। और डॉक्टर साहिबा का नाम है डॉक्टर तल्लत नजीब, आप इनको गूगल करेंगे सामने तो आ जाएगा, बिल्कुल ये सामने आ जाएगा। सिमाब हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम सिमाब, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वालेकुम अस्सलाम, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। और आप लोग दोनों ही लुकिंग लाइक अ वाओ, बहुत प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह, ब्लैक में। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, अल्लाह सलामत रखे आपको जी। और कल जो मोमेंट था हलीमा के आने का, वो मैं कर नहीं सकी थी, उसको 1 मिनट बाद ही मेरी कॉल ड्रॉप हो गई थी, पता नहीं किस तरह से। तो ये आलम था कि लग रहा था कि प्रोग्राम भी 1-2 मिनट लेट ही होता जा रहा है। तो जैसे ही हलीमा पे नजर पड़ी तो यूं लगा कि अचानक सामने पाकर कहीं सांसें न रुक जाएं। बहुत हटाऊं आहिस्ता आहिस्ता। क्या बात है, सुभान अल्लाह। थैंक यू सिमाब, थैंक यू सो मच। और एक हलीमा की इसी जाने के बाद मैंने उनके लिए नज़्म लिखी खुद अपनी, वो मैं चाहूंगी सुनाना। प्लीज जरूर जरूर, इरशाद इरशाद। मैंने तेरे आने तक कितनी सुबहों को शाम तक गुजारा है, और कितनी शामों को रात के सफर में सहर भी किया तो है। चांद और सितारों को सुबह की फसीलों तक ला के अक्सर छोड़ा है। सुभान अल्लाह, क्या बात है। जब तुम आई हो तो खबर हुई मुझको, ये तमाम तर मंजर तो तुम्हारे ताबे हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है। अल्फाजों का चुनाव। सुबह के नजारों में शाम का हंसी मंजर, शहर के उजालों में शफक की रंगीनी है। चांद की मधुर किरणें अब तेरे ताक़ुब में साथ दौड़ी आई हैं। क्या बात है। तुम्हारे चेहरे पर इस
चमक का पहरा है और तुम्हारे गिर दिन की रोशनी का हाला है। किसके बारे में बात हो रही है? ये तो नहीं चल रहा, ये अब हलीमा नहीं रही, अब हलीमा नहीं रही, अब ये इतनी खूबसूरती ये किसी और की बात हो रही है, ये इस लड़की की बात नहीं हो रही, मेरे साथ जो बैठी है उसकी बात नहीं हो रही। यार सिमा आप इतना प्यारा लिखती हैं, आप इतना प्यारा लिखती हैं, बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा। अल्फाजों का चुनाव इतना खूबसूरत, बहुत शुक्रिया, आपने इतना प्यार जो है मेरे लिए आप लोग लेके आ रहे हैं कि मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे मैंने टॉन्सिल्स वाला जो सवाल पूछा था मैं उसका जवाब लेके रहूंगी, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहे। सूरज सिमा खुश आमदीद कहेंगे आपको एक बार फिर एक और सुबह में। डॉक्टर तलत नजीब इज़ इन द हाउस टॉकिंग अबाउट ENT मसले मसाइल, और हम पूछ रहे थे जो गदूदें थी हम उनके बारे में जो गले में होती हैं उसका आप बता रही थी, फिर डिटेल में बताएं कि वो गदूदें होती क्यों है और उसको ख़त्म कैसे किया जा सकता है। अच्छा, गिल्टियाँ एक तो ये मैंने थायराइड का बता दिया, दूसरी लिम्फ नोड्स होती हैं। लिम्फ नोड जो मोस्ट कॉमनेस्ट कॉज है वो इन्फेक्शन की वजह से होती हैं। ठीक है, पाकिस्तान में ट्यूबरकुलोसिस बहुत इम्पॉर्टेंट है तो वो उसकी वजह से हो सकती हैं। फिर कैंसर जो है वो भी जहाँ कहीं का भी कैंसर है वो एंड में लिम्फ नोड्स में जाता है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। अगर कैंसर डॉक्टर को लग रहा है तो वो उसका FNAC, यही जो मैंने आपको बताया कि नीडल डाल के टेस्ट करते हैं और कहाँ से कैंसर गया है वो उसे फाइंड आउट करेगा और इसके लिए प्रॉपर आप रूट कॉज पे हिट किया जाएगा। ठीक है, अब जो मेरा सवाल था डॉक्टर साहबा कि जो क्वैक्स के पास लोग चल जाते हैं और वो कहते हैं जी हमने चम्मच से तोड़ दिए इनके टॉन्सिल्स, क्या इस तरह की कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है या सिर्फ ये बेवकूफ़ बनाने का एक सबब? नहीं, टॉन्सिल तो देखें एक बहुत इम्पॉर्टेंट, वैसे तो लगता है आम के सब टॉन्सिलेक्टमी कर रहे हैं, लेकिन टॉन्सिलेक्टमी जो टॉन्सिल जो है ना, ये इसकी जो वेसल्स हैं वो अटैच होती हैं मेन वेसल से, जो ये शरियानी होती हैं, जिसको क्या शहरक कहते हैं। तो अगर आपने टॉन्सिल गलत तरीके से भी निकाला है तो इतना ब्लीड करेगा पेशेंट की डेथ हो सकती है। ठीक है, तो ये तो इम्पॉसिबल है कि वो चम्मच से तोड़ दे। ये हो सकता है कि जैसे टॉन्सिल में कई दफ़ा डेबरी जमा हो जाती है, वो पेशेंट को इरिटेट कर रहा होता है, वो निकाल सकता है चम्मच से। डॉक्टर साहब आप जब इसी के साथ अटैच टॉन्सिल्स का ही सवाल है, टॉन्सिल्स का, अगर बच्चा छोटा है तब आपको पता चलता है कि जिससे टॉन्सिल्स है इसलिए गला ज़्यादा ख़राब होता है, एक ख़ास एज है जिस पर आप टॉन्सिल्स का ऑपरेशन करवा सकते हैं, आप प्रेफर क्या करती हैं? क्या दवाइयों से ठीक हो जाता है, किस स्टेज तक? अगर दवाइयों से नहीं ठीक होता तो किस एज में जाके ऑपरेशन कराया जा सकता है? अच्छा, टॉन्सिल का भी फिर है कि प्रॉपर हिस्ट्री आपको लेनी है। अगर तो टॉन्सिल का इन्फेक्शन आपको एक ही साल में 7 दफ़ा अटैक हो रहा है, अब टॉन्सिल में और फ्रेंजाइटिस में फ़र्क है। अब फ्रेंजाइटिस जो है वो आम इन्फेक्शन है, जैसे किसी का भी गला ख़राब हुआ या नाक की वजह से मुंह से सांस ले रहा है उसकी वजह से गला ख़राब हो रहा है, तो टॉन्सिल को और फ्रेंजाइटिस को डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है। टॉन्सिल का अगर इन्फेक्शन है तो पेशेंट बिल्कुल कुछ नहीं खा सकता, यानी स्वॉलो नहीं कर सकता, ठीक है, इसको अमोडाइनोफेजिया कहते हैं। फ्रेंजाइटिस में ऐसे नहीं होता। अब अगर टॉन्सिल का इन्फेक्शन इस तरह का है कि खाना बिल्कुल अपना थूक भी नहीं स्वॉलो कर रहा है, तो फिर हम इसको कहेंगे टॉन्सिल का इन्फेक्शन। अब अगर एक पेशेंट एक साल में 7 दफ़ा ये हो रहा है तो उसको हम एडवाइस कर। डॉक्टर साहब एक और सवाल है टॉन्सिल से अलावा, मैं चाह रहा हूँ कि आपसे पूछा जाए, बड़ा जेनेरिक सा सवाल है। हमें जुकाम होता है, हम फौरन टैबलेट लेते हैं क्योंकि बहुत इरिटेटिंग होता है, आप ऑफिस में नहीं आ जा सकते, लोग भी इर्द गिर्द लोग कहते हैं यार क्या नमाज पढ़े होते हैं, मसला होता है। सो जुकाम को रोकना कहते हैं बहुत गलत है, जुकाम को चलने दिया जाए क्योंकि जैसे ही आप रोकते हैं आपके सर में यहाँ पर दर्द शुरू हो जाता है। तो जुकाम को क्या रोका जा सकता है, रोकना चाहिए या नहीं? दिस इज़ नॉट नाइस। अच्छा, ये भी एक मिथ है कि अगर आप देखें, अगर ज़ुकाम की डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, नाक बंद हो, पहले थोड़ा सा फ्लू होगा, फिर यही अंदर के खदूद बड़े होंगे जो सारी कंजेशन कर देंगे, तो लोग समझते हैं कि इसकी वजह से ज़ुकाम जो है वो रुक गया और वो ये साइनसाइटिस डेवलप हो रहा होता है। तो हर पेशेंट में साइनसाइटिस नहीं डेवलप होता, कुछ की इम्यूनिटी इतनी अच्छी होती है कि थोड़ा सा फ्लू के बाद ख़त्म हो गया, लेकिन अगर साइनसाइटिस हो रहा है तो उसमें भी पेशेंट को ये फील होगा कि ब्लॉक हो गया। तो ये भी एक मिथ है कि पेशेंट आके कहता है कि मेरा बह नहीं रहा। और जैसे हलीमा की तरह कुछ लोग होते हैं, वो लोग ये कह देते हैं कि मेरे जुकाम की वजह से बाल सफ़ेद हैं, तो जुकाम के साथ बाल सफ़ेद होते हैं? वो हो भी सकते हैं। ठीक है, तुम्हारे हुए ये इस वजह से कि जो हमारा ये होता है ना सेक्रीशंस, इसमें भी तो होती है ना मिनरल्स, अगर जिंक आपका ज़्यादा निकल रहा है
तो उसकी वजह से बाल सफ़ेद हो सकते हैं। तो हर चीज़ का डॉक्टर साहब आप अपने मैसेजेस को बिल्कुल पास रखिएगा, मेरा कोई मसला हुआ मैंने आपको टेक्स्ट करना है। अच्छा हमारे साथ 2 कॉलर्स हैं, जल्दी से लेते हैं। एक तो जी इकरार भाई नारोवाल से, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग, कैसे इकरार भाई? वेलकम टू बहरिया यूनिवर्सिटी। वेलकम टू बहरिया माशाल्लाह। थैंक यू, हो गई है बिल्कुल। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपकी प्यारी सी डॉल कैसी है? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह डॉल बिल्कुल ठीक है। मुझे कैसा लगा? माशाल्लाह, अल्लाह पाक तंदुरुस्ती दे। हमायूं भाई आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मेरी भी डॉल ठीक है। चले इंशाल्लाह अल्लाह आपको भी देगा, शादी करेगा। मेरी बड़ी है थोड़ी डॉल। ठीक है। क्या पूछेंगे? माशाल्लाह। अच्छा ये जुकाम के बारे में आप बता रहे थे, तो ये जो मैं डॉक्टर साहब से क्वेश्चन करना चाहता हूँ। जी जी। जो गले की मतलब हम एक सिरप पीते हैं उससे आराम नहीं आता जी, वो डॉक्टर साहब चेंज करके देते हैं जी ये वाला पियो। तो कई सिरप इस तरह खुश्क टाइप होते हैं कि वो आपकी बिल्कुल जो है ना कोई भी चीज आपको खाना भी अच्छा नहीं लगता है, मतलब इस तरह कड़वे से होते हैं। हाँ बिल्कुल। तो उसके अंदर वैसे हम बच्चों की तरह थोड़ी सी चीनी या इस तरह करके, या पहले सिरप पी के तो बाद में चीनी खा ले तो कोई मसला तो नहीं है, वो भी असर करेगा या आप खा ले, ये डॉक्टर के अलावा मैं बताता हूँ, आप खा ले, आप उसके बाद चीनी खा ले, आप गुड़ खा ले, आप उसके बाद रोटी खा ले, सब खा ले, मेरी तरफ से इजाजत। डॉक्टर साहब छोड़े, वो कहते हैं ना कि नहीं वो मीठी चीज नहीं खानी, वो फिर उसका ना वो असर खत्म हो जाता है, असर खत्म हो जाएगा। आप खा ले, खा ले, मैं कह रहा हूँ खा ले आप। बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच। दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। आमना है जी कराची से, अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग आमना जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपकी आवाज सुनने को तरस गए थे हम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, थैंक यू वेरी मच। एंड हलीमा वेलकम बैक। थैंक यू सो मच। बखैर रागले, क्या बात है जी आपकी। थैंक यू सो मच आमना जी, थैंक यू सो मच। और हमायूं, हाउ आर यू? बोथ आर लुकिंग डैशिंग। थैंक यू। ज़ैनब और आपके गेस्ट को भी। हलीमा ये बताओ, खदीजा को आज छोड़ के आना कैसा लगा? हाउ वाज द एंजाइटी? खदीजा को हमेशा छोड़ के कहीं भी जाना बहुत बुरा लगता है। एक मदर गिल्ट होता है कि वो रो रही होगी या वो, हालांकि ऐसा होता नहीं है मेरे घर में। अक्सर वो जब मैं वहाँ होती हूँ तब भी वो रोते हुए भी मेरे पास नहीं आती। वो सब कहते तुम पीछे हट जाओ, हमें ज़्यादा पता है इसको कैसे टैकल करना है जब वो नाना होम होती है। लेकिन स्टिल एक मदरली गिल्ट हमेशा साथ रहता है कि ये उसको छोड़ के आ गई हूँ। Yes, that ये तो बिल्कुल सही है। So happy to see you back. Was doing a very good job. No doubt. Thank you, no doubt. आपकी और हमायूं की जो केमिस्ट्री है, we were missing it. और हमायूं का शरारती मोड फिर से ऑन हो चुका है। He's back to his I'm trying to bring that back. I'm trying to bring that back. He is back. He's back. He's very much. Yes, he is back and you are back. But सवाल कोई नहीं है. I just wanted to welcome you. And welcome back. Thank you आमना, सलामत रहे। डॉक्टर साहब से कोई सवाल करेंगी? Okay, I can ask कि आजकल खुश खांसी हर घर में है। मेरी अम्मी, मेरे बच्चे, मेरे एवरीवेयर, और किसी खांसी के शरबत से आराम नहीं आ रहा, स्टीम से आराम नहीं आ रहा। उसका इलाज क्या हो? आमना जी, मस्जिद में भी ना जब जमात होती है, जब खामोशी हो जाती है, अबे ना मैंने कहा आ गई सर्दियां। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। लेट्स टेक अ छोटा सा ब्रेक। फॉर कॉलिंग। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे दोनों सवालों के जवाब लेंगे। डॉक्टर साहब से कहीं मत जाएगा। आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पे जाने से पहले 2 सवाल आए हुए थे। पहले आमना जी के सवाल का जवाब ले लेते हैं। उन्होंने पूछा था कि जी खुश्क खांसी जो है वो किसी भी चीज़ से ठीक नहीं हो रही, तो क्या करें अब उसके लिए? खुश्क खांसी, वही मैंने कहा, ड्राइनेस से भी हो सकती है, लेकिन खुश्क खांसी कई दफ़ा अस्थमा को भी इंडिकेट करती है। अगर आपकी लंग्स की ये नालियाँ तंग हो रही हैं तो उससे भी खांसी हो। अगर आपको आम दवाई से नहीं आराम आ रहा तो आप अस्थमा को भी इन्वेस्टिगेट करें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो खुश्क मौसम होता है इसमें क्या मास्क पहनने से बेहतर हो सकता है कि अगर हम जैसे बाहर जा रहे हैं और हमें पता है कि हमने मार्केट जाना है, 2-3 घंटे घूमना है और एक दुकान से निकलेंगे फिर दूसरी के अंदर एंटर होंगे, तो क्या मास्क पहनने से? मास्क से डस्ट से तो आप आराम से बच सकते हैं मास्क से, लेकिन वायरसेस हैं जो मास्क से भी आप और जो करवा अब अक्सर सिरप पिलाते हैं बच्चों को, करार भाई ने पूछा था
कड़वा सिरप बच्चों को जो पिलाते हैं तो उसके बाद आप चीनी कुछ भी दे सकते हैं, उसका कोई ऐसा आप खा लें। मैंने कहा था मर्जी। अच्छा, एक सवाल आपसे, जो नेज़ल पैसेज आपका क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है, कभी कभी आपको जुकाम में सेंस ऑफ स्मेल आपको चली जाती है, एंड देन देयर इज अ फेशियल पेन, आपके मुंह में यहाँ दर्द होना शुरू हो जाता है, ये क्या मसला है? फेशियल पेन इंडिकेट्स के आपका इन्फेक्शन जो है वो साइनसेस में जा रहा है। ठीक है, जब आप हेड बेंड कर रहे हैं, सजदा कर रहे हैं, हाँ, तो वो आपके दर्द हो रहा है, तो इसका मतलब साइनसेस में जा रहा है और आपको नाक को फौरी खोलने की ज़रूरत है ताकि साइनस ड्रेन हो जाए। उसके लिए फिर यही, अगर आप घर पे हैं तो मेंथोल क्रिस्टल डाल के स्टीम लें, वरना नेज़ल डिकंजेस्टेंट अवेलेबल हैं, ज़ाइनोसिन जो आप बात कर रहे थे। औरतों के लिए ये एंजाइना, इससे पहले कि आप भूल जाए, आप प्लीज खत्म करें। तो ज़ाइनोसिन जो है वो अगर आप डाल रहे हैं, लेकिन आपको 7 दिन से ज़्यादा नहीं डालना चाहिए, 7 दिन तक आप इजीली डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आप थोड़ा सा ब्रेक लें। कंटिन्यूस 5 इयर्स, और उसको ठीक होता है उससे 5 इयर्स से वो कर रहा है? नहीं, वो तो उसका देखें, ये हम एक टर्म यूज़ करते हैं राइनाइटिस मेडिकामेंटोसा, जो आप ये यूज़ कर रहे हैं ना ज़ाइनोसिन, तो ये आपके गोश्त को परमानेंटली इतने बड़े कर देता है कि उसके बगैर ज़ाइनोसिन एक वक्त आएगा कि ज़ाइनोसिन भी असर नहीं करेगा। तो ये इसका फिर हम हल ये है कि फिर सर्जरी करानी पड़ेगी। ठीक है डॉक्टर साहबा, एक ख़वातीन के लिए सवाल पूछने लगा हूँ, जो बेचारी मेरी प्यारी प्यारी बहनें हैं, उनके शौहर जब रात को खराटे मारते हैं, ठीक है, तो वो सो नहीं पाती हैं। व्हाट इज़ द कॉज? क्या खराटों का इलाज होता है? अक्सर फेरी वाले फिर रहे होते हैं खराटों का इलाज है, समथिंग लाइक दैट, बट क्या मेडिकली क्या स्नोरिंग का कोई इलाज है और क्या ये बीमारी है? अच्छा, एक चीज़ जो हुमायूं ने कहा है कि ख़वातीन जो है बड़ी तंग होती है, आप तंग होना छोड़ दें। अगर आप तंग होना छोड़ देंगे तो आपको वो बॉदर भी करना छोड़ देगा। इसका शौहर खराटे मारता है, मुझे पता तो चल गया देखा, मुझे इससे पता चल। आप भी करते हो? असल में कह रहे वो भी स्नोर करते हैं। तो ये जो स्नोर करते, लिटरली मेरे जो फादर हैं वो इतने ऊंचे खराटे लेते थे एक ज़माने में कि अगर आप उनके साथ वाले कमरे में भी सो रहे हैं तब भी आपको विजिबल, मतलब बिल्कुल आपको लगता है कि साथ वो लेटे हुए। और मेरी अम्मा जो है वो ये कहती थी कि जब ये उठ के सुबह जाते हैं तो मैं घड़ी की टिक टिक से उठ जाती हूँ, क्योंकि मुझे अब इतनी उसमें रहने की आदत हो गई है कि मुझे वो साउंड चाहिए सोने के लिए। तो आप उसकी आदत डाल ले, कोई मसला नहीं है। सो डॉक्टर साहब, क्या इसके खराटे जो है ये क्या बीमारी है और क्या ये खत्म हो सकती है? अच्छा, स्नोरिंग जो है बीमारी है। अच्छा। देखिए ना, जब आप कोई हवा किसी तंग पाइप से गुजारेंगे जिसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो आवाज़ करेगी। ठीक है, तो इसी तरह हमारा पैसेज अगर खुला है और आराम से हवा जा रही है तो कोई आवाज़ नहीं आएगी। लेकिन अगर नाक में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, डीएनएस है, पॉलिप्स हैं, टर्बिनेट हाइपरट्रोफी है, एडिनोइड्स हैं, या गले में टॉन्सिल बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हैं, तो ये सब आवाज़ करते हैं। जैसे ही हवा जाती है तो ये हिलते हैं, जिसकी वजह से स्नोरिंग होती है। ठीक है, ज़्यादातर ये ओबीस पेशेंट में होती है, और जब सीधा लेटते हैं तो ये हमारी जो ज़बान है ये भी पीछे गिर जाती है, तो स्नोरिंग जो है सीधा लेटने से भी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो करवट पे लेटे? पहले तो इन्वेस्टिगेट कराएं कि कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, ये सिर्फ ओबेसिटी की वजह से है, तो फिर वज़न अपना कम करें। फिर एंटी स्नोरिंग डिवाइसेस भी आते हैं जो कि ये नाक को ऐसे खोल लेते हैं, तो उससे भी स्नोरिंग ठीक हो जाती है। और अगर कोई डिजीज़ है तो फिर इसको ट्रीट कराएं। और फिर स्नोरिंग का एक ख़ास सर्जरी होती है जिसे हम U3P कहते हैं। इसमें हम पैलेट को ट्रिम करते हैं, टॉन्सिल को निकाल देते हैं और कोई भी जो ऑब्स्ट्रक्शन कर रही है चीज़ उसको रिमूव। ठीक हो गया। महविश है हमारे साथ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है महविश? पहले तो आप बताएं कि मैं ठीक ठाक, शुक्र लगा। आप कहाँ थी हलीमा आपी? मैं बेटा अपने घर पे थी 3 महीने से। दिन से आपको देखा नहीं, आज देखा तो मैंने फौरन कॉल किया। बहुत शुक्रिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। यकीन माने कि मैंने उस डोरिंग में कॉल की है, मुझे आप नजर नहीं आई, मेरा दिल नहीं किया शो देखने को। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये आप लोगों का प्यार है। इनको मैंने 2 दफा कॉल की, मेरी कॉल कट गई हेलो करके। ओहो, ये साजिशें करते रहे मेरे पीछे। भाई नहीं है, ये पीसीआर वाले, उनको आप कहे साजिशें करने वाले। हुमायूं भाई मेरे साथ इन्होंने यही किया है, मेरे से बड़ा तंग किया है। मैं तुम्हें क्या बताऊं सोबिया, यकीन करें आपको बहुत मिस किया मैंने, बहुत प्यारी लगती है आप मुझे। थैंक यू सो मच महविश, मुझे भी आप बहुत अच्छी लगती है बेटे। ये जोड़ा मैं आपको दूंगी अब, क्योंकि आप मुझे पसंद करती हैं। मेरी गुच्ची नहीं, मुझे जोड़ा बस। क्या चाहिए आपको? उसको सिर्फ मेरा प्यार चाहिए, जोड़ा नहीं चाहिए। उसने कहा नहीं, मुझे जोड़ा नहीं चाहिए। महविश, इन्होंने जान के कॉल काटी है। जोड़ा देंगे महविश को।
छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे, मत जाइएगा। फिर वापस आएंगे तो डॉक्टर साहिबा से एक छोटा सवाल करेंगे और फिर किचन में जाएंगे। जैनब जो है काफ़ी फारिग बैठी हुई है, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए। और सब आपका बेचारी लाज़ानिया बना बना के थकी हुई है। वेलकम बैक टू द शो। हम लोग जी ज़ैनब काफ़ी देर से इंतज़ार कर रही हैं, किचन में चलते हैं। आपने अपनी चीज़ें जो है वो संभाल ली हैं। लगा रहा हूं। साहिबा आ जाए आप भी हमारे साथ। आप भी आ जाए। मैं आपको साथ साथ पूछता हूँ, ये जो उम्र बढ़ती जाती है तो हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे माँ बाप हैं, उनके सुनने की सलाहियत में कमी आ जाती है। डॉक्टर साहिबा ये क्यों होता है? व्हाई डज दिस हैपन कि जब आप उम्र में बढ़ते जाते हैं तो आप सुनने की सलाहियत आपकी सबसे पहले जो है वो कम होती है? देखें, ये कान का जो अंदरूनी कान होता है इसमें सेंसरी सेल्स होते हैं। अब ये जिस तरह हर चीज़ कम होती जाती है एज के साथ, हार्ट का प्रॉब्लम हो जाता है कुछ, तो इसी तरह ये सेल्स अंदरूनी कान में कम होना शुरू हो जाते हैं और वो समात भी कम होना शुरू। लेकिन सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, बहुत सारे घरों में बहुत सारे घरों में ये मर्ज जो है ज़्यादातर मर्दों को होता है या ख़वातीन इस पे इतना ध्यान नहीं देती, क्योंकि हम लोग हमेशा देखते हैं कि मर्द हज़रात वो ड्रामा करते हैं, आवाज़ नहीं आ रही। नहीं, मर्द हज़रात जो है बहुत ऊंचा टीवी सुनते हैं और ख़वातीन जो है फिर कहती हैं कि अब इनको सुनना कम हो गया ना, इसलिए ये तरह ऊंचा लगा के रखते हैं। ये तो एज वैसे इसका जेंडर से तो इतना नहीं है, एज रिलेटेड सबका ही होता है। लेकिन अगर किसी को डायबिटीज़ है या हाइपरटेंशन है उसमें ये अर्ली हो जाता है। जैसे अगर ओवर 60s होना है तो उन पेशेंट्स में ये अर्ली शुरू हो जाएगा, अबव 50 भी शुरू हो सकते हैं। माया आपको तो होने वाला है। सही कह रही हो। हमायों को तो मेरा ख्याल वो साउंड से, जो ये आपके कान में अगर आप मोबाइल बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं या ईयरफोन्स यूज़ कर रहे हैं तो उससे फिर ये हो जैकेट पे लग गया चीज स्ट्रिंग्स, ये आप भी ट्राई करें। हलीमा आप इधर आ जाएं। अच्छा जी, ताकि आप भी ट्राई करें। ज़ैनब आप इसकी रेसिपी बता दो। बता देती हूँ। क्रीमी चिकन लज़ानिया आज हमने बनाया है और चिकन कीमा के जो अज्जा हैं इसको सेपरेट हमने जो है पकाना है। उसमें मैंने तेल जो है आधा कप यूज़ किया, प्याज चॉप किया हुआ 2 अदद, लहसुन के जवे 4 अदद ये भी चॉप किए हुए, चिकन कीमा 1 किलो, काली मिर्च पाउडर 1 खाने का चम्मच, नमक हस्बे जायका, चिकन पाउडर 1 खाने का चम्मच, बारबेक्यू सॉस ऑप्शनल है 2 खाने के चम्मच, केचप 1 कप, शिमला मिर्च 2 अदद, सब्ज़ धनिया जो है आप यूज़ कर सकते हैं आधा कप या पार्सले मिल जाए तो वो। इसकी वाइट सॉस एक अलहदा से बनती है, उसके लिए मक्खन 5 खाने का चम्मच, मैदा 6 खाने का चम्मच, दूध 1 लीटर, काली मिर्च पाउडर 1 खाने का चम्मच, ऑरिगेनो 1 खाने का चम्मच, नमक हस्बे जायका और लहसुन के जवे चॉप किए हुए रफली 2 अदद। तरकीब के लिए ये है कि सबसे पहले डिश में आपने लज़ानिया शीट्स को बॉयल करना है। उसको आपने पानी जैसे बहुत ज़्यादा बॉयलिंग उस पॉइंट पर है तो आपने ऑयल और नमक ऐड कर देना है और फिर शीट्स जब सॉफ्ट हो जाएं तो आपने उनको निकाल लेना है और उनको पानी में, ठंडे पानी में आपने जो है रखना है ताकि जो है वो जुड़े नहीं आपस में। आपने डिश में पहले लेयर लगाई शीट की, फिर जो चिकन बनाया था जिसके अज्जा मैंने आपको बताएं ये सारे स्टोव में बनेगा, वो आपने कीमे के लेयर की, फिर सॉस की चीज़ आप ऐड कर सकते हैं, उसकी लेयर आएगी, चेडर चीज़ मोज़रेला चीज़ दोनों इसके अंदर बन जाएंगी। और उसके आपने जो वेजिटेबल्स यूज़ करनी है, शिमला मिर्च यूज़ कर सकते हैं, ऑलिव्स, मशरूम्स आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद यही आपने जितनी बड़ी डिश होगी इसी तरह स्टेप वाइज आपने चलाना है। हाँ, स्टेप वाइज चलाना है और फिर आपने इसको प्री हीटेड ओवन में 180 सेंटीग्रेड पे आपने ओवन रखना है, प्री हीट कर लेना है 20 मिनट पहले और उसको जो है आपने 20 से 25 मिनट के लिए बेक करना है। अगर इस पे कलर आ जाए तो बस आप इस डिश को बाहर निकालें, अगर ओवन नहीं भी है तो ये पतीले में भी बन सकता है। अगर पतीले में आपको डर लगे कि मैंने इतना सब कुछ जो लगाया है वो जलना जाए तो और ओवन आपको चलाना ना आए, आप उनसे हमेशा से ओवन अपने भाई से चलवा रहे हो और अब आपकी शादी हो गई हो तो आपको ना चलाना आ रहा हो तो फिर आप क्या करें? मैं आपको बताती हूँ, आपके घर में माइक्रोवेव ओवन है? जी है। क्योंकि इसका सेम यही पॉइंट होता है जो मेन, वो ये है कि इसकी चीज़ जो है वो मेल्ट करनी है। तो आपने माइक्रोवेव ओवन तो आपको चलाना आता है, तो आप लेकिन ज़ैनब उसमें चीज़ मेल्ट हो जाती है लेकिन मुझे एक ऊपर ब्राउनिश सा शेड आता है ना, वो नहीं। अच्छा, उसकी एक और टिप दे देती हूँ मैं, वो टॉर्च मिलती है, फायर टॉर्च, ठीक हो गया, उससे कलर आ जाएगा। अल्लाह का शुक्र है, बहुत मजे किए है, बहुत मजा आया मुझे खाते हुए। सिर्फ 1 चम्मच ही खाया है, ये हलीमा ने बदतमीजी की। इसी तरह
मैंने 1 चम्मच खाया नहीं है, 2 खा ली। चलो इसने 1 चम्मच खाया है, ये कह रहा है। अच्छा ये ठीक है, पर अच्छा बना है, बहुत अच्छा। डॉक्टर साहब कैसे लगी? कैसी लगी? बहुत टेस्टी बना। आपने इसकी गार्निश की भी तारीफ की। गार्निश भी बहुत अच्छा, ब्लैक ऑलिव्स के साथ बहुत अच्छा। डॉक्टर साहब क्योंकि डाइट पर है, मैंने दूसरी चम्मच का बड़ा इसरार किया। डॉक्टर साहब कहते नहीं डाइट पर। डॉक्टर साहब वाकई कार्ब्स कम खाती है ना, इसलिए उन्होंने 1 चम्मच खाया सर। ये आप जो हरकतें कर रही हो ना, ये बस कसम खुदा की मैं कहता हूँ किसी औरत को बर्दाश्त ना करें ये लोग। ये बड़ी आपको पता है किस रेफरेंस पे बात करिए, लेकिन आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह हमें कॉल करते रहिए करिए। डॉक्टर साहब बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आज आप मारूफ इंटरनेशनल हॉस्पिटल से मुंसलिक हैं एट द मोमेंट, और पीएफ के साथ भी आप मुंसलिक है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपसे हमने जो है वो बहुत सारी चीज़ें आज सीखी। आपको दोबारा इंशाल्लाह दावत देंगे। डॉक्टर साहब नंबर आपने मुझे बड़ा अच्छा लगा, बड़ा अच्छा आपका जो एक लग रहा है कि मैं घर में ही अपनी आई हुई हूँ, इस तरह का मुझे दोस्तों बेइज्जती हो रही है हमारी, अब तारीफ हो रही है। नहीं तारीफ इस तरह है कि मुझे बिल्कुल भी ये फर्स्ट टाइम कैमरे के सामने मुझे बिल्कुल भी ऑकवर्ड नहीं लगा ना। आप लोगों की हेल्प और उससे माशाल्लाह। आप हुमायूं का नंबर जो है वो सेव कर लें ताकि ब्लॉक करने में आसान। तो आप मुझे बताते रहिए, गाहे बगाहे मैं आपसे आगाही लेता रहूंगा। आप लोगों से इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सारा आपने ख्याल रखना, इसी तरह प्यार देते रहिए। आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। देखते रहिए एक और सोब हलीमा, हुमायूं और ज़ैनब के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।